हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपनी सफलता को लेकर गंभीर हैं तो बिल्कुल ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही आपकी सफलता है। दोस्तों, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, केवीएस जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए स्टडी विद सुशील गौर को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ नोट प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें, क्योंकि हमारा प्रयास आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन उपलब्ध कराएं ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी हो सके। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के तहत इतिहास, और पुस्तक का नाम है हमारे अतीत, जो कि इतिहास से है संबंधित, और अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। दोस्तों, एनसीईआरटी की श्रृंखला में हम 1 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे विषयों को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपी टेट, सी टेट, इन सब जैसे एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम सब के सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में सर्वप्रथम लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया गया था। अब ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं कहाँ पे, तो चलिए हम मैप में देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखो, आपको भारत के पश्चिमोत्तर में किरथर और सुलेमान पहाड़ियां आपको दिख जाएंगी, जो कि पाकिस्तान के पास में है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का ये क्षेत्र, जहां कृषि का विकास आरंभ हुआ। सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पर आपको गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां मिल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे तो विंध्य पर्वत है ही है, ये पे देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है जहाँ पर सर्वप्रथम कृषि का विकास हुआ था और चावल का जो है, सबसे पहले यहाँ पे चावल जो है उपजाया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं सिंधु की सहायक नदियां। तो सिंधु की सहायक नदियों के लिए एक बेस्ट जो ट्रिक है वो देख लेते हैं। झे चेरा सब, झे चेरा सब। तो झे से झेलम हो जाएगा, चे से चिनाब हो जाएगा, रा से राबी, सा से सतलज और वा से व्यास, ठीक है। इस तरीके से हम सिंधु की सहायक नदियों को आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि सहायक नदियां किसे कहते हैं। तो दोस्तों, सहायक नदी के बारे में समझ लेते हैं। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। मान लीजिए ये नदी है गंगा, ठीक है। अब ये नदी जमुना है, अगर ये यहाँ पे मिल जाती है और इसका सारा पानी जो है जमुना में अब गंगा में जाने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से ये गंगा नदी की सहायक हो जाएगी जमुना, ठीक है। और आपको पता है ना, यमुना नदी प्रयागराज में गंगा से मिलती है। क्या आप जानते हैं, इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसा कि सिंधु नदी और उनकी सहायक नदी के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व इनके किनारे क्या हुआ था, आरंभिक नगर फले फूले थे। याद रखना, आरंभिक नगर, जैसा कि आपने सुना होगा हड़प्पा संस्कृति के बारे में, ठीक है, उसी की बात कर रहा है। और गंगा नदी के किनारे लगभग 2500 पहले, ठीक है, गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 2500 साल पहले जो है नगरों का विकास हुआ था। जैसे उनमें से एक नगर कौन था, हाँ बिल्कुल, उनमें से एक नगर क्या था, अपना मगध था, ठीक है। आगे देखते हैं गंगा की सहायक नदी सोन। ये सोन की बात यहाँ पे डिस्कस इसलिए कर रहा है क्योंकि इन्हीं नदियों के किनारे आसपास जो इनकी घाटियों में एक नगर बसा करता था, कभी प्राचीन नगर, उसका नाम क्या था, मगध नाम था, ठीक है। तो चलिए सोन के उद्गम स्थल के बारे में समझ लेते हैं। तो ये अमरकंटक से के पठार से निकली है। इसकी लंबाई लगभग 780 किलोमीटर है। सोन नदी पटना के निकट गंगा से मिल जाती है तथा यह गंगा के दाएं किनारे पर मिलती है। ध्यान रखना, दाएं किनारे पर मिलती है। अच्छा, ये बताइए जमुना नदी किस किनारे पर मिलती है। गंगा के दक्षिण में इन्हीं नदियों जैसे कि सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये देख लीजिए सोन नदी जो है कहाँ पर है, ये वाला पार्ट जो है सोन नदी है। देश का नाम, हमारे देश का नाम कैसे भारत पड़ा, इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि भारत की खोज किसने की थी। वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में की थी, ठीक है। इंडिया जो संस्कृत में सिंधु इसको बोलते हैं, यूनानी शब्द है, इंडस नदी द्वारा मिला है, ठीक है। क्योंकि जो यूनानी थे ना, वो जब भारत आए थे
तो मान लो ये नदी है इंडस, तो उसके इस पार जो है ये वाला पार्ट जो था उन्होंने इसको क्या कहा था, इंडस इंडिया कहा था ना। इंडिया जो है यूनानी शब्द, यूनानियों द्वारा मिला है हमें। और भारत जो है मनु की वंशावली ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर जो है भारत रखा गया था। पर कहीं कहीं पे जैसे कि वायु पुराण में बताया गया कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान, ईरानी लोगों द्वारा हिंदू से हिंदुस्तान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो याद रखना इंडिया जो है हमें प्राप्त हुआ था यूनानी शब्द से और हिंदुस्तान हमें मिला था ईरानी लोगों से। चलिए देखते हैं आगे। पांडुलिपि, पांडुलिपि क्या होती है दोस्तों? पांडुलिपि जो होती है एक हस्तलिखित लिपि होती है, जैसे कि भोजपत्र आदि पर लिखा जाता था। ठीक है, अच्छा ये भोजपत्र किस पेड़ से प्राप्त होता था? याद रखना ये भूर्ज पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, भूर्ज पेड़ से, याद रखना भूर्ज का पेड़ होता है ना, उससे प्राप्त होता है और हिमालय की तलहटी के पास में मिलता है ये। चलिए आगे देखते हैं। अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे? तो अतीत के बारे में जानने के लिए हमें पुस्तकों को पढ़ना और उसमें जो जानकारी लिखी होती है उसे ढूंढना होता है। ठीक है, पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है? जो पुस्तकें हस्तलिखित होती हैं उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। अच्छा, पांडुलिपि की जो इंग्लिश मीनिंग होती है मैन्युस्क्रिप्ट होती है। मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है लैटिन नाम होता है मेनू, उसका अर्थ होता है हाथ। ठीक है, इसलिए हाथ से लिखी हुई लिपि क्या कहलाती है? पांडुलिपि कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। अभिलेख, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा कठोर धातु, जो कि कठोर धातु उस पे क्या होते हैं, उसकी सतहों पर क्या किए जाते थे? उकेरे जाते थे, उत्कीर्ण किए जाते थे, लिखे जाते थे, क्या कहलाते थे? अभिलेख कहलाते थे। ठीक है, जब पुरातत्वविद किसे कहते हैं? तो पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इतिहासकार कैसे कहते हैं? इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो अध्ययन करते हैं ना अतीत का, उनको इतिहासकार बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां, शिकार, फल फूल के रूप में प्राप्त करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास और तिथियां, तो दोस्तों हमें कभी कभी मिलता है ना BC, AD, CE इस तरीके के मिलता है, उसका मतलब समझ लेते हैं। तो BC का अर्थ होता है ईसा पूर्व, इसको इंग्लिश में मतलब इसका फुल फॉर्म होगा बिफोर क्राइस्ट। AD का फुल फॉर्म होगा एनो डोमिनी और इसकी हिंदी होती है ईस्वी। ठीक है, और इसका अर्थ होता है जन्म के वर्ष से। ठीक है, ईसा के जन्म के वर्ष से। और C का होता है कॉमन एरा। चलिए आगे देखते हैं। BCE का फुल फॉर्म होगा बिफोर कॉमन एरा, और कभी कभी BP भी मिलता है, तो बिफोर प्रेजेंट होता है, वर्तमान से पहले। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अज्ञात लिपि को जानने की प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र में मिलती है। सबसे पहले हमें जो अज्ञात लिपि को जानने की प्रसिद्ध कहानी कहाँ मिल रही है? उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र में मिली। ठीक है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ मिस्र में राजा रानी रहा करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रोसेट्टा, रोसेट्टा क्या होता है? मिस्र के उत्तरी तट पर स्थित एक कस्बा है। ठीक है, एक उत्कीर्ण पत्थर पर एक ही लेख 3 अलग अलग भाषाओं तथा लिपियों यूनानी तथा मिस्री लिपि में मिला था, जो कि रोसेट्टा में ही मिला था। उसमें यह बताया गया कि यहाँ राजा तथा रानी के नाम पर छोटे से फ्रेम में दिखाए गए इसे कारतूस कहा गया था। ठीक है, जो फ्रेम मिला था ना उसमें नाम लिखे थे राजा रानी के, और इसे को क्या कहा गया था? कारतूस। तो चलिए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। नर्मदा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो आकेट तथा संग्रहण के लिए। मगध जो पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि से संबंधित है। सिंध तथा इसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर। गंगा घाटी 2500 वर्ष पहले के नगर। ठीक है, तिथियों को डिस्कस कर लेते हैं। कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर लगभग 4700 वर्ष पूर्व था। गंगा घाटी के जो नगर मगध थे वो मगध लगभग 2500 वर्ष पूर्व था। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।